हेलो दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग का चैप्टर 1 क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के हम लोग लेक्चर नंबर 1 कर दिए थे। अभी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग को क्या पढ़ना है, आज पढ़ेंगे जीने का संघर्ष। ठीक है, जीने का संघर्ष में हम लोग पहले समझते हैं। देखो, फ्रांस राष्ट्र है, फ्रांस राष्ट्र कहाँ है, यूरोप में। ठीक है, फ्रांस राष्ट्र यूरोप में है और फ्रांस राष्ट्र यूरोप में, और फ्रांस की राजधानी क्या था, फ्रांस की राजधानी पेरिस था। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस था और फ्रांस राष्ट्र यूरोप में। और फ्रांस राष्ट्र में 18वीं सदी के उत्तरार्ध या फिर 18वीं सदी में एगो राजवंश था। क्या नाम था उस राजवंश का, बुर्बो राजवंश। और बुर्बो राजवंश में क्या था, बुर्बो राजवंश का लुई 16वां वहां का राजा था। ठीक है, और वो राजा कब बना था, सन 1774। ठीक है, सन 1774 में लुई 16 यानी लुई 16वां फ्रांस राष्ट्र का राजा बना था। ठीक है, फ्रांस राष्ट्र का राजा बना था। उस टाइम उसकी उम्र थी 20 साल। उस टाइम उसकी उम्र थी, कितना था वो, 20 साल का। ठीक है, 20 साल का था। और उसकी शादी और उसका शादी जो फ्रांस राष्ट्र का जो राजा था लुई 16 का शादी कब हुआ था, जब वो फ्रांस राष्ट्र का राजा बना। ठीक है, तब उसकी उम्र 20 साल था और उसकी बीवी का नाम था राजकुमारी मैरी एंटोनेट। उसकी बीवी का नाम था राजकुमारी मैरी एंटोनेट। ठीक है, तो राजकुमारी मैरी एंटोनेट वो कहाँ की थी, रहने वाली थी वो ऑस्ट्रिया की। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि फ्रांस राष्ट्र का जो राजा है उनकी जो बीवी थी राजकुमारी मैरी एंटोनेट, तो कहाँ की रहने वाली। ठीक है, तो वो ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जीने का संघर्ष। उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो फ्रांस राष्ट्र था, फ्रांस राष्ट्र का जो समाज था वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में कौन लोग आते हैं, प्रथम स्टेट में आते हैं पादरी वर्ग। ठीक है, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग मतलब उसमें चर्च लोग आते हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले क्रिश्चियन लोग। ठीक है, पादरी वर्ग उसमें चर्च लोग आते हैं जो ईसाई धर्म को मानते थे। और द्वितीय स्टेट में कौन लोग आते हैं, द्वितीय स्टेट में आते हैं कुलीन वर्ग किसको बोलेंगे, जो बहुत बड़े अमीर जमींदार जिनके पास जमीन बहुत थे। ठीक है, जमींदारी लोग, वो लोग किस में आते हैं, दूसरे स्टेट यानी कुलीन वर्ग। ठीक है, और तीसरे स्टेट में कौन लोग आते हैं, तीसरे स्टेट में आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील, शिक्षित लोग, अदालती कर्मचारी। ठीक है, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, कारीगर, ठीक है, नौकर, वो लोग आते हैं तीसरे स्टेट। और तीसरे स्टेट में क्या हुआ था उन लोगों के साथ, जो फ्रांस राष्ट्र का जो राजा था वो क्या था, वो 12 अरब लिरवे के कर्ज पर क्या हुआ था, 12 अरब लिरवे के कर्ज पर आ चुका था। कौन, फ्रांस राष्ट्र का राजा। ठीक है, फ्रांस राष्ट्र का राजा 12 अरब का कर्ज पे था। क्यों था, क्योंकि उसने अमेरिका का सपोर्ट किया था, अमेरिका का मदद किया था। ठीक है, अमेरिका एक राष्ट्र है, वहां पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। तब क्या किया था, फ्रांस का जो राजा लुई 16वां वो अमेरिका का सपोर्ट करने लगा। मतलब अपने राष्ट्र से, अपने देश से क्या करने लगा, सेना भेजने लगा। ठीक है, सेना भेजने लगा, उसका जो भी संसाधन था उसको शेयर करने लगा, सेना भेजने लगा, बम बारूद जो भी था उसका सपोर्ट में युद्ध के लिए ब्रिटिश सरकार और अमेरिका के युद्ध के बीच वो सपोर्ट करने लगा। उसमें जो भी उनसे मदद हो पाए वो शेयर करने लगा। ठीक है, और जब फ्रांस राष्ट्र का जो राजा था लुई 16वां वो जब ये राजगद्दी पर बैठा था, जब वो राजा बना था, तब उसका राजकोष खाली था। मतलब 2 अरब का वो क्या था, 2 अरब का कर्ज पे था। ठीक है, और जब वो अमेरिका का सपोर्ट करने लगा, अमेरिका राष्ट्र के सरकार का जब सपोर्ट करने लगा, तो 10 अरब का क्या हुआ, 10 अरब का वो कर्ज पे आ चुका था। ठीक है, और पहले से 2 अरब का था, तो टोटल 12 अरब का कर्ज पे था। कौन, फ्रांस राष्ट्र का राजा लुई 16वां। तो लुई 16वां वो क्या किया, फिर वो जो कर लेता था, टैक्स लेता था, किनसे, वो जो छोटे कास्ट के मतलब तीसरे वर्ग के जो लोगों से जो कर लेता था, कर किस में लेता था, ओलोंग का करेंसी क्या था, लिरवे। ठीक है, ओलोंग का करेंसी था लिरवे, मतलब ओलोंग का मुद्रा था लिरवे। ठीक है, तो मतलब जो कर लेता था तीसरे स्टेट के लोगों से, तीसरे स्टेट के मतलब जो बड़े व्यापारी हुए, ठीक है, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील लोग हुए। ठीक है, शिक्षित, उसमें जो कुछ शिक्षक लोग थे, कुछ उसमें छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर। ठीक है, वो लोग से कर लेता था। कौन कर लेता था, वो लोग का राजा। ठीक है, वो लोग का राजा क्या नाम है, लुई 16 वो कर लेता था, जो कर लेता था। ठीक है, तो जब वो 12 अरब का कर्ज पर वो आ गया, ठीक है, वो राजा, वो फ्रांस राष्ट्र का जो राजा 12 अरब के कर्ज पे आ गया, तो वो क्या किया, वो जो कर था जिनसे वो कर लेता था तीसरे स्टेट के लोगों से, वहां पर क्या किया, वो लोग का कर में वृद्धि किया गया। ठीक है, कर में वृद्धि मतलब पहले अगर
10% लेता था, 100% में अगर 10% ओलोंग से कर लेता था तो क्या करने लगा, धीरे धीरे कर में वृद्धि करने लगा। वृद्धि मतलब कर में बढ़ाने लगा, ठीक है, कर बढ़ाने लगा। कर बढ़ाने लगा कितना, पहले 10% लेता था तो फिर क्या किया 20% लेने लगा, 20% से 30% लेने लगा, ठीक है। किससे, तीसरे स्टेट के तीसरे वर्ग के तीसरे स्टेट के जो भी नागरिक थे ओलोंग राष्ट्र के, ठीक है, उन लोगों से लेने लगे, ठीक है। तो तीसरे स्टेट में क्या थे, कुछ अमीर भी थे तो कुछ गरीब भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर जीने का संघर्ष किसके बारे में हम बोल रहे हैं, जो तीसरे स्टेट के जो गरीब लोग थे, ठीक है, गरीब जनता जो थे लोग के नागरिक, मतलब फ्रांस राष्ट्र के जो नागरिक लोग थे, जो गरीब लोग थे, ठीक है, उनके बारे में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मतलब जो कर, मतलब क्या बोलेंगे, जो क्रांति उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो तीसरे स्टेट के लोगों को कर देना पड़ता था राजा को, ठीक है। कितना कर देना पड़ता था, जो पहले कर देते थे उससे कई गुना ज्यादा कर देने लगा, ठीक है। जो राजा उसका मांग करने लगा। उसके बाद क्या था, जो प्रथम स्टेट के कौन लोग थे, पादरी वर्ग, यानी कि जो चर्च लोगों को मानने वाले, धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो लोग भी कर लेते थे, किनसे, तीसरे स्टेट के लोगों से, तीसरे स्टेट के लोगों से कर लेते थे। तो उनका जो राजा था वो भी कर लेने लगा। फिर तीसरे स्टेट के, प्रथम स्टेट के पादरी वर्ग वो लोग भी कर लेते थे, ठीक है। तो वो लोग भी जब कर लेने लगा, तीसरे स्टेट के, मतलब तीसरे स्टेट के लोगों से कर लेने लगे, राजा भी लेने लगे और प्रथम स्टेट के पादरी वर्ग जो ईसाई धर्म को मानने वाले वो लोग भी कर लेने लगे, ठीक है। वो लोग भी कर लेने लगे तो फिर वहां पर क्या उत्पन्न हुआ, वहां पर बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ। किसके लिए, तीसरे स्टेट के लोगों के लिए, ठीक है। तो तीसरे स्टेट के लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हुआ। आइए हम लोग समझते हैं कि वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ। और जो धार्मिक कर लेता था, जो ईसाई धर्म को मानने वाले वो लोग जो कर लेते थे तीसरे स्टेट के लोगों से, उसको क्या बोलते थे, धार्मिक कर के रूप में जो लेते थे तीसरे वर्ग के लोगों से, उसको क्या बोलते हैं, उसको टाइट बोलते थे, ठीक है। उसको टाइट बोलते थे, जो धार्मिक कर लेते थे। और जो राजा लेता था प्रत्यक्ष कर के रूप में, जो प्रत्यक्ष कर के रूप में तीसरे वर्ग के लोगों से लेता था, उसको क्या बोलते थे, उसको टाइल बोलते हैं, ठीक है। उसको टाइल बोलते हैं, टाइल के नाम पर कर लेते थे, ठीक है। तो धार्मिक कर और प्रत्यक्ष कर लोगों को चुकाना पड़ता था, जो तीसरे वर्ग के जो नागरिक लोग थे, ठीक है, कर चुकाना पड़ता था। तो उस पे हुआ क्या, वहां पर कैसे करके क्रांति उत्पन्न हो, उसके बारे में समझेंगे। उस टाइम लोगों को जीने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग का टॉपिक ये है, जीने का संघर्ष, ठीक है। जीने का संघर्ष, वहां पर कैसे करके उन लोगों का क्या हुआ कि उन लोगों को उस गरीबी में कैसे करके गुजरना पड़ा, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। तो टॉपिक है जीने का संघर्ष, ठीक है, जीने का संघर्ष। तो यहाँ पर समझेंगे, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, ठीक है। फ्रांस क्या है, राष्ट्र है। फ्रांस राष्ट्र का जनसंख्या मतलब फ्रांस राष्ट्र का आबादी, ठीक है। फ्रांस राष्ट्र का आबादी कब, 1715 में कितना था, 2.3 करोड़ थी, ठीक है। फ्रांस राष्ट्र का जो आबादी था सन 1715 में 2.3 करोड़ थे, ठीक है। हम लोग 18वीं सदी के बारे में पढ़ रहे हैं। 18वीं सदी किसको बोलेंगे, जो 1700 और 1800 के बीच को हम लोग 18वीं सदी बोलेंगे। और 18वीं सदी मतलब क्या, 1701 से लेकर 1799 तक के बीच को हम लोग 18वीं सदी बोलेंगे। और उस पे क्या हुआ था, जब 1715 में क्या फ्रांस राष्ट्र का आबादी कितना था, जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, ठीक है। फ्रांस का जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। और उसके बाद क्या हुआ, सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गए, ठीक है। 1789, ठीक है, जब लुई 16 राजा बना फ्रांस का, तब कब बना था, सन 1774, मतलब 1774 में राजा बना। और उस टाइम उसके 1774 मतलब धीरे धीरे 74 से मतलब 79 आते उसका जो फ्रांस का जनसंख्या था, आबादी था कितना, 2.8 करोड़ होने गया, ठीक है, 2.8 करोड़ हो गया। तो फ्रांस का जनसंख्या जब बढ़ने लगा, उस टाइम क्या हुआ, अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई, ठीक है। अधिकांश लोग कौन लोग, अधिकांश लोग जो तीसरे वर्ग के जो गरीब लोग थे, ठीक है। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत बढ़ने, पावरोटी, ठीक है। पावरोटी क्या है, जो फ्रांस राष्ट्र का मुख्य भोजन, मुख्य अनाज क्या बोलेंगे, पावरोटी, ठीक है। और लोगों का वहां पावरोटी चलता था, ठीक है। कब, 18वीं सदी में फ्रांस राष्ट्र का क्या था अनाज, जो मुख्य भोजन क्या था, पावरोटी। तो पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई, ठीक है। तो पावरोटी जो बेचने वाले जो लोग थे, उनको वो लोग किस में आते थे, वो लोग कुलीन वर्ग में आते। कुलीन वर्ग के जो अमीर लोग थे, ठीक है, वो लोग बेचते थे, ठीक है। जो अमीर लोग थे वो लोग बेचते थे। उनका मुख्य भोजन में क्या किया गया, कीमत में तेजी बढ़ाएगा। तेजी कौन लोग बढ़ाएगा, जो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग थे, जो अमीर लोग थे, वो लोग क्या किया, पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, ठीक है। अधिकतर कामगार, वहां पर जो कारखाना था फ्रांस राष्ट्र में, ठीक है, कारखाने में जो गरीब मजदूर लोग काम करते थे, ठीक है, जो वो लोग का मतलब काम करते थे, उसका क्या होता था, वहां पर जो काम करते थे मजदूर लोग, वो लोग चाहे जितना दिन भी काम करे, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है। और उसका जो वेतन था, उनका जो सैलरी था, मतलब आय इनकम जो था, वो लोग का मालिक तय करता था। मालिक मतलब अगर 3 दिन अगर वो लोग काम किए तो 3 दिन का वेतन क्या करता था, उसका मालिक 1 दिन का देता था, ठीक है। वो अपने हिसाब से मतलब काम चाहे जितना भी कराए मजदूर लोगों से, ठीक है। और उसका वेतन मतलब मजदूरी क्या करता था, वो जो वो लोग का कामगार था, जो मालिक था, वो अपने हिसाब से तय करता था, ठीक है। अपने हिसाब से वो देता था पैसा, ठीक है, चाहे काम जितना भी कराए। उसके बाद
मजदूरी मालिक तय करते थे, फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होते गई। ठीक है, फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होते गई। जो कुलीन वर्ग के जो अमीर लोग थे वो लोग क्या क्या करने लगे, कारखानों में जो काम करते थे जो मालिक लोग, वो लोग क्या किए, जितना भी काम कराए लेकिन मजदूरी अपने हिसाब से देते थे। और जो लोगों का मुख्य भोजन क्या था, पावरोटी। पावरोटी की कीमत में जब तेजी बढ़ा दिया गया तो तीसरे वर्ग के जो गरीब लोग थे, ठीक है, गरीब जनता, गरीब नागरिक, वो लोगों का क्या हो गया, जो अमीर गरीब का खाई चौड़ी होते गई, मतलब अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। ठीक है, कब 1789 में। ठीक है, उसके बाद का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। ठीक है, 18वीं सदी में क्या हुआ, उस टाइम जब दिन ब दिन क्या गरीबी बढ़ते गया, तीसरे वर्ग के लोगों का संकट बढ़ते गया, जब उनको कर देने के लिए मतलब क्या किया गया, कर देने के लिए उसको मजबूर किया गया। किनको, राजा को टैक्स देने के लिए, कर जो लोग लिरवे में देता था। ठीक है, तो कर देने के लिए क्या किया गया, फोर्स किया गया, मतलब वो लोगों को जबरदस्ती कराया गया। प्रथम स्टेट के धार्मिक लोगों को मतलब धार्मिक कर के रूप में, प्रत्यक्ष कर के रूप में, तब क्या किया गया, एक 18वीं सदी में क्या हुआ, एक नया सामाजिक समूह का उदय हुआ। ठीक है, नया सामाजिक समूह किसको बोलेंगे, मतलब उस टाइम जब उस परिस्थिति में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिससे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे मध्य वर्ग। ठीक है, मध्य वर्ग कहा गया जब उतना कुछ होने लगा फ्रांस राष्ट्र में। ठीक है, इतना कुछ होने लगा, वहां पर अत्याचार होने लगा, कौन, तीसरे स्टेट के जनता के लोगों के साथ, नागरिक लोगों के साथ, तब वहां क्या हुआ, नए मध्य वर्ग का उदय हुआ जिसे क्या कहा गया, मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, नया सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, तो चलिए अभी पढ़ते हैं, अभी इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट से हम लोग कवर करते हैं, जो नया नए समूह का उदय हुआ। ठीक है, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। मध्य वर्ग में अभी कौन लोग आते हैं, ठीक है, उसके बारे में तो चलिए अभी समझते हैं। जो 18वीं सदी में जो न्यू समाज के मध्य वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, न्यू समाज के मध्य वर्ग का उदय हुआ, उसमें हम लोग समझेंगे कि कौन कौन लोग थे जो न्यू मध्य वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर थे कुछ पढ़े लिखे तीसरे स्टेट के कुछ पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे। ठीक है, शिक्षित लोग बोलेंगे तो वकील लोग हुए, अदालती कर्मचारी हुए, कुछ शिक्षक लोग हुए। ठीक है, जो लोग शिक्षित लोग थे। ठीक है, नया मध्य वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, नया मध्य वर्ग का उदय क्यों हुआ, क्योंकि सन 1715 में 2.3 करोड़ का आबादी था किसका, फ्रांस राष्ट्र का जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद सन 1789 में कितना हुआ, 1789 में 2.8 करोड़ का। ठीक है, तो 0.5 करोड़ का वृद्धि हुआ। ठीक है, नागरिकता में लोगों का, नागरिक जनसंख्या में। ठीक है, तो फ्रांस राष्ट्र में क्या हो गया, फिर जो कर बढ़ाया जाने लगा, उस पे बहुत ही मतलब ओलों का बहुत प्रॉब्लम हुआ। उस टाइम क्या किया गया, जो तीसरे वर्ग के पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे। ठीक है, वो लोग क्या किए, अपना ही एक क्या करने लगे, तीसरे वर्ग का गठन करने लगे, मतलब तीसरे वर्ग का उदय है। मतलब वो लोग खुद ही जितने भी शिक्षित वर्ग थे, वो लोग एक सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, सभा का आयोजन किया गया और वो लोग मतलब विचार उत्पन्न किए गए कि हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, तीसरे वर्ग के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तीसरे स्टेट के वकील लोगों का मानना था कि तीसरे स्टेट, ठीक है, जो तीसरे स्टेट में जो वकील लोग थे, कुछ पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे। ठीक है, जो शिक्षक हुए, वकील लोगों का मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरे स्टेट के वकील लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, ठीक है, उन लोगों का मानना था, उन लोगों का क्या मानना था कि समाज के जो तीनों, उन लोगों का समाज क्या था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, तो क्या था उन लोगों का समाज, तृतीय स्टेट के लोगों को ही कर देना पड़ता था, सरकार को भी, और धार्मिक कर के रूप में जो चर्च लोग, प्रथम स्टेट के लोगों को भी। ठीक है, और प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट का पहले से जन्मना विशेष अधिकार क्या था कि उन लोगों को कर देना नहीं पड़ेगा, किसी को भी नहीं, चाहे धार्मिक कर हो चाहे प्रत्यक्ष कर हो, किसी को भी उन लोगों को कर देने का पहले से अधिकार था, जन्मसिद्ध अधिकार था, मतलब जन्म से ही उन लोगों का अधिकार था। ठीक है, तो तीसरे स्टेट के वकील लोगों का मानना था कि समाज के किसी भी समूह, चाहे प्रथम स्टेट हो, द्वितीय स्टेट हो, चाहे तृतीय स्टेट, ठीक है, किसी का भी मतलब पहले से मतलब जन्म से अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए कि कर न देना पड़े। ठीक है, सबका सेम अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, जन्म से अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, चाहे कोई भी नागरिक हो, प्रथम स्टेट हो, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, ठीक है, उन लोगों को पहले से मतलब जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, सबको अपनी योग्यता के अनुसार ही क्या होना चाहिए, समाज में योग्यता के अनुसार ही उसका हैसियत होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या, किसी भी व्यक्ति की हैसियत, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक को, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, जो जिस काम पे क्या है, जिसका जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसके आधार पर उसको क्या करना चाहिए, योग्यता, मतलब उसके हैसियत पर ही उसको
दर्जा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है उसके बाद स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार की कल्पना, स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंट बोलेंगे, जो स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो फ्रांस राष्ट्र था वहाँ पर सब नागरिक को, सब व्यक्ति को, जितनी जनसंख्या की आबादी है सबको समान स्वतंत्रता मिलना चाहिए, ठीक है। सबको समान स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार की कल्पना जॉन लॉक और जियों जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। मतलब दो दार्शनिक थे, ठीक है। एक का नाम था जॉन लॉक, एक का नाम था जॉन लॉक और एक का नाम था जियों जॉक, ठीक है। जो दार्शनिक थे और उनके विचार, मतलब उन लोगों का मानना था कि स्वतंत्रता फ्रांस राष्ट्र में सबको समान होना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार सबको समान मिलना चाहिए, ठीक है। सबको समान मिलना चाहिए। उन्होंने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया, ठीक है। जॉन लॉक और रूसो ने क्या किया, जॉन लॉक और जियों जॉक जैसे रूसो ने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, जो मतलब राजा का, उस जो फ्रांस राष्ट्र का जो राजा था उसका देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया मतलब तोड़ा, देवी और निरंकुश। अभी समझते हैं देवी मतलब किसको बोलेंगे, उन लोगों का पहले से जो पहले 18वीं सदी के उत्तरार्ध या फिर 18वीं सदी के पहले से प्रथा था कि जो राजा होते हैं, मतलब देश के जो राष्ट्र के राजा होते हैं, उन लोगों का क्या होता था पहले से, मतलब सबको उनको क्या मानते थे, मतलब वरदान मांगते थे, किसका, भगवान का वरदान मांगते थे। उन लोगों को देवता मानते थे, ठीक है। जो जो राजवंश का जो राजा होता था उन लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता था, ठीक है। देवताओं का वरदान माना जाता था, ठीक है। तो क्या किया गया, देवी और निरंकुश मतलब वो जो राजा था लुई 16 वो क्या था, बहुत निरंकुश था। निरंकुश मतलब हठी राजा था, ठीक है। उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, उसको रोक नहीं लगाया जा सकता। जो मतलब जो भी वो निर्णय लेता था वो खुद लेता था, खुद ही ये करता था, ठीक है। वो बहुत निरंकुश था, बहुत कठोर था, ठीक है। तो बोला कि जो देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, मतलब उसको तोड़ा कि राजा का जो निरंकुश राजा जो था उसका जो अधिकार था, ठीक है, उस अधिकार को भी तोड़ा। और क्या बोला गया कि किसी के पास मतलब यहाँ पर सब नागरिक समान है, ठीक है। जो फ्रांस राष्ट्र है वहाँ पर सब नागरिक समान है, सबको समान हक से स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में, मोंटेस्क्यू, ठीक है, मोंटेस्क्यू और एक दार्शनिक थे, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने मोंटेस्क्यू का जो बुक था द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर, ठीक है, सरकार के अंदर मतलब फ्रांस राष्ट्र के जो राजा थे, जो लोग के मतलब देश को चलाते थे, सरकार में वो क्या लाए, वो बुक में वो लिखे कि सरकार के अंदर मतलब जो राजा है, जो मतलब राष्ट्र को चला रहा है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही, ठीक है। तो वो बोला कि सत्ता का विभाजन मतलब जो सरकार रहेगा, किसी भी राष्ट्र का सरकार रहेगा, उसका क्या होना चाहिए, उसका जो कानून व्यवस्था होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच सत्ता का विभाजन, मतलब इन तीनों के बीच कानून का व्यवस्था विभाजन होना चाहिए। और इसी के बीच क्या हुआ, जो अमेरिका राष्ट्र था, वहां पर जो ब्रिटिश सरकार जो कब्जा किए थे, वहां पर भी इन तीनों का बात से वहां पर संविधान लिखा गया था, ठीक है। संविधान लिखा गया था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में उन लोगों का भी सत्ता का बंटवारा हुआ था, मतलब सत्ता का विभाजन किया गया था। वहां पर भी ऐसा ही कानून चला था। तो वही मतलब मोंटेस्क्यू ने कहा कि सबको क्या होना चाहिए, इस फ्रांस राष्ट्र में क्या होना चाहिए, फ्रांस राष्ट्र का जो कानून व्यवस्था है वो किस आधार पर चलना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो राजा था, वो राजा क्या करता था, खुद ही निर्णय लेता था, खुद ही सजा देता था, खुद ही सब करता था। लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था क्या होना चाहिए, बोला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सब में बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए जिनेवा संघर्ष, ठीक है। जिनेवा संघर्ष मतलब जो फ्रांस राष्ट्र के जो तीसरे स्टेट के कुछ शिक्षित लोग थे, वो लोग क्या किए गए, नए मध्य वर्ग का 18वीं सदी में नए मध्य वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। वो लोग विचार उत्पन्न किए, वो लोग सभा का गठन किया गया और सबको मतलब इकट्ठा करके बताया गया कि हम लोग को क्या करना चाहिए, इस बात पर कदम उठाना चाहिए, मतलब निर्णय लेना चाहिए कि हम लोग ये कर क्यों दे सरकार, हम लोग राष्ट्र मतलब क्या बोलेंगे, फ्रांस राष्ट्र के सबको ही नागरिक है, ठीक है। तो सबको ही नागरिक है तो सबका हक है कि सबको ही कर अदा करे, किसको, सरकार को, ठीक है। तो सबको ही अपना हक अदा करे, ऐसा नहीं कि तीसरे वर्ग के लोगों को ही अपना कर देना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए नया मध्य वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे क्रांति की शुरुआत, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत, ठीक है। क्रांति का शुरुआत कैसे करके हुआ, ठीक है। आज हम लोग इतना तक पढ़े फ्रांस, ये जिनेवा संघर्ष, फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रांस राष्ट्र में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ स्माइल दीजिएगा। थैंक यू।